हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो यस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे मॉड्यूल बी के सारे ही इंपॉर्टेंट थियरी प्लस उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपके सारे चैप्टर्स के मॉड्यूल बी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थियरी होने वाले हैं और यहां पे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको इस पर्टिकुलर सेशन में सीखने को मिलेगा और मॉड्यूल बी के सारे ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज की रिवीजन यहां पे हो जाएगी। तो यस, क्या कर रहे हैं हम, आप सभी को यहां पे पता है कि हम यहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले, इंपॉर्टेंट थ्योरीज करने वाले। कौन सा सर? मॉड्यूल बी से रिलेटेड जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं। तो यस, ये सारे ही आपके वीडियोस जुलाई 24 के अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि हम अभी को पता है सर सीआईबी जुलाई 24 के एग्जाम के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो ये पर्टिकुलर सेशन, एंटायर सेशन आपके मॉड्यूल बी के सारे ही इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस एमसीक्यूज को रिवाइज कर देगा। तो चले यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही क्या होता है, पहले तो ये बताइए, उसके बाद ही समझ पाएंगे ऑफेंस का मतलब और कुछ ऑब्लिगेशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, बैंकिंग के ऊपर में लगाया गया है, वो कुछ यहाँ पे हम ऑब्लिगेशन को भी देख लेंगे। चलिए, क्या है सर मनी लॉन्ड्रिंग? किसी को कोई भी आइडिया? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब सर कोई भी इलीगल सोर्स से पैसा जो जनरेट किया है उसको क्लीन करना, टेंटेड प्रॉपर्टी को अनटेंटेड प्रॉपर्टी बताना, ये आपका मनी लॉन्ड्रिंग होता है। तो जो भी इलीगल सोर्स ऑफ मनी है उसको लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट करना आपका मनी लॉन्ड्रिंग होता है। पैसे को साफ करना, जो गंदे पैसे हैं, गंदे पैसे मतलब जो इलीगल पैसा है उसको क्लीन करना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। और मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा आपके बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही यहां पे होते हैं। तो क्या कहता है हमारा ये पॉइंट? इट इज अ व्हाट? इट इज अ process of converting illegal source of money into legitimate source through banking channels. Through what? Through the banking channels. ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है? इलीगल सोर्स ऑफ मनी का मतलब क्या है? The proceeds of illegal source of money which includes proceeds from drug trafficking, proceeds of tax evasion, और भी सारे इलीगल सोर्स ऑफ एनी अदर आप लिख लेना। यहाँ पे आपका यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग का आ गया,
या चोरी किया हुआ पैसा आपका हो गया, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर आपका हो गया, तो लिख ही लेता हूं मैं आपको। प्रोसीड्स फ्रॉम ब्राइबिंग, proceeds from bribing, thefting, और आपका यहां पे चाइल्ड ट्रैफलिंग, any other proceeds of illegal nature। ठीक है, तो कोई भी और प्रोसीड जो कि इलीगल नेचर का है वो हमारे पास किस में कवर होता है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग के केस में हमारे पास कवर होगा। समझ में आया? आगे करते हैं हमारे पास एक टॉपिक रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। तो सर हमें पता लग गया कि ये इलीगल सोर्स ऑफ मनी को लेजिटिमेट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। सर क्वेश्चन ये राइज होता है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू किया कैसे जाता है। सर हमें भी तो बताओ, प्रोसेस क्या है। हमारे पास भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है टैक्स चोरी का, ध्यान दीजिएगा, यहां से एमसीक्यूज बन सकता है। प्रोसीड्स ऑफ टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी करके भी कोई पैसा आपने हासिल किया है, छुपाया है, तो वो भी आपका इलीगल सोर्स ऑफ मनी ही आपका काउंट किया जाएगा। या कोई ड्रग ट्रैफलिंग से, चाइल्ड ट्रैफलिंग से आपका पैसा आया है, या किसी भी अदर प्रोसीड्स ऑफ इलीगल नेचर से आपने अर्न किया है, तो वो इलीगल सोर्स ऑफ मनी में ही आएगा। क्वेश्चन इज अराइजिंग व्हाट, क्या प्रोसेस है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो हमारे पास 3 प्रोसेस यहां पे होता है। पहला है जी प्लेसमेंट, दूसरा है जी हमारे पास लेयरिंग, और तीसरा है जी हमारे पास इंटीग्रेशन। ये बेसिकली हमारे पास 3 प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व है। In this process, this is first of all first process. This is a first process in which money launderer deposit small amounts illegal proceeds into what? Into बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में छोटे छोटे हिस्से इलीगल प्रोसीड्स का, क्योंकि जो भी इलीगल प्रोसीड्स है वो कैश नेचर में होते हैं, छोटा छोटा कैश लेके बैंक में जमा कराना या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराना। लेयरिंग का प्रोसेस हमारे पास क्या है? इसमें मैं फेक इनवॉइसिंग करूंगा, अकाउंट से अकाउंट मल्टीपल अकाउंट ट्रांसफर करूंगा, तो वो लेयरिंग में मेरे पास कवर होगा। दिस इज अ सेकेंड प्रोसेस
in which money launderer doing multiple account transfer in order to disappear the origin of source of illegal proceeds। ठीक है, तो सो दैट कि जो इलीगल प्रोसीड्स का ओरिजिन है वो पता ही ना लगे, अलग अलग अकाउंट में अलग अलग जगह जगह पे ट्रांसफर करना और फेक इनवॉइस जनरेट करना, ये भी इसमें ही आता है। अलग अलग फेक जनरेट, गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रहे लेकिन पेमेंट कर दिया गया, फेक इनवॉइसिंग कर दी गई, तो उसके कारण हमारे पास मल्टीपल अकाउंट ट्रांसफर होता है। ये हमारे पास थर्ड प्रोसेस है। This is third and last process. In which money launderer acquiring luxury items और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लग्जरी आइटम या इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में अक्वायर किया जाता है। ये आपका थर्ड प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब कोई भी पर्सन यहाँ पे इस तरीके से हरकतें करता है, एज पर सेक्शन 3 उसे क्या माना गया है, ऑफेंस माना गया है, और वो पनिशेबल ऑफेंस है। रिगरस पनिशमेंट यहाँ पे डिफाइन की गई है, मिनिमम 3 साल की, और मैक्सिमम एक्ट में डिफाइन किया गया एज पर सेक्शन 4 7 साल का। बाद में अमेंडमेंट आता है और इसे इंक्रीज करके 10 साल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लिखवा दिया आपको मैंने, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस के बारे में लिखवा दिया आपको मैंने। अब चलते हैं आगे, लिखते हैं आपका ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, वैसे सारे नोट्स मैंने आपको ये बना के दिए हुए हैं, बट फिर भी मेरा मानना ये है कि आप अच्छे तरीके से समझ के करो, हैंड रिटन नोट्स में पॉइंट वाइज बना के चलो। चलिए, कोई भी पर्सन हु सो एवर चाहे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली attempt to indulge or knowingly assist or party of proceeds of क्राइम,
या तो आप डायरेक्टली या तो आप इनडायरेक्टली, चाहे आप कोशिश करते हो या उसमें आप जानते हुए असिस्ट करते हो या आप एक पार्टी हो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, तो इस केस में आप क्या माने जाओगे? इट शैल बी ट्रीटेड एज अ पनिशेबल ऑफेंस एज पर सेक्शन 3। proceeds of crime and or if you acquiring, if any person acquiring or using or having possession of any property from such proceeds or claiming it is a untainted property shall be the guilty of under Prevention of Money Laundering Act। ठीक है, तो कोई भी पर्सन चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली अटेम्प्ट कर रहा है या इंडल्ज कर रहा है या नोंगली असिस्ट कर रहा है और पार्टी है किसी भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, और एनी पर्सन जो अक्वायर कर रहा है या कंसील भी कर रहा है, पर्सन अक्वायरिंग कंसीलिंग और यूजिंग और हैविंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम सच प्रोसीड्स और क्लेमिंग कि ये अनटेंटेड प्रॉपर्टी है। अनटेंटेड मतलब क्लीन प्रॉपर्टी है, तो इस केस में आप पाए जाओगे क्या? गिल्टी पाए जाओगे फॉर द ऑफेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सेक्शन 4। ये सेक्शन 3 का हो गया, अगला सेक्शन 4। कितनी पनिशमेंट से डिफाइन की गई है? If any person found guilty of offense under what? This act shall be punishable with rigorous imprisonment of minimum 3 years
और मैक्सिमम 7 ईयर, but after the amendment under Prevention of Money Laundering Act, such 7 year shall be such 7 year imprisonment increase with 10 years। तो 7 साल से 10 साल की पनिशमेंट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। ये पनिशमेंट का अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, चलिए कुछ ऑब्लिगेशन यहाँ पे दी गई है। किसको ऑब्लिगेशन दी गई है? यहाँ पे ऑब्लिगेशन दी गई है कुछ कंपनी के लिए। वो कंपनी की ऑब्लिगेशन सेक्शन 12 के अंदर में डिफाइन किया गया है। अब वो भी पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। सेक्शन 12 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपका डील करेगा। क्या कहता है ये पॉइंट आपका? क्या कहता है? एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक shall require to what? Shall require to kept the details of information certain transaction if exceed with प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू। तो अगर वो प्रेस्क्राइब वैल्यू से इंक्रीज होता है तो रिपोर्टिंग एंटिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या रिक्वायर है? उसका डिटेल इंफॉर्मेशन कैप्ट करके रखना पड़ेगा और रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। Such reporting entity shall also be required to report with director appointed under what? Appointed under Financial Intelligence Unit Trust of India director appointed under Financial Intelligence Trust of India all the transactions whether it is attempted
or executed shall require to kept and keep reporting with directed by रिपोर्टिंग एंटिटीज। ये आपके 3 पॉइंट सेक्शन 12 से रिलेटेड। अगले 3 पॉइंट और लिखवाऊंगा अभी। आइए 4th पॉइंट हमारे पास क्या कहता है। जो भी आपके ट्रांजैक्शंस होंगे वो कॉन्फिडेंशियली मना के रखना हुआ है, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करोगे। 4th पॉइंट आपका ये कहता है एवरी ट्रांजैक्शन shall required to be kept confidential by such reporting entity। 5th point कितने टाइम पीरियड तक यहां पे रखेंगे? आपका 5 साल तक इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करके रखना है। सच रिपोर्टिंग एंटिटी shall require to kept all information or transaction of client minimum 5 years from the date of relationship or account closed, whichever is later। ये आपका 5th पॉइंट कि जब भी आपका अकाउंट क्लोज हुआ या जिस दिन से आपका रिलेशनशिप उसने अकाउंट बंद करवा लिया, जब भी आपका बाद वाला आ रहा है वहां से 5 साल तक मिनिमम मेंटेन करके रखना पड़ेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें हमने सर देखी है, क्या वो सही भी देखी है कि नहीं? आइए कैसे चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा आपके प्रोविजन के साथ। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 कहता है कि भाई कोई भी, चाहे आप डायरेक्टली चाहे आप इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करते हो या आप जानते हुए भी मदद करते हो या आप जानते हुए भी उस चीज के पार्टी हो या आप छुपा रहे हो कोई भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को या उसके पोजेशन आपके पास है, अक्वायर कर रहे हो उससे, या आप ये क्लेम कर रहे हो कि सर ये तो क्लीन प्रॉपर्टी है, तो आप इस केस में गिल्टी पाए जाओगे ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये सेक्शन 3 यहां पे कहता है। और अगर आप गिल्टी पाए गए, ये हमारे पास एनालिसिस इसका, ये एनालिसिस इजी है कि कंसीलमेंट कर रहे हो, पोजेशन कर रहे हो, एक्विजिशन यूज कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो कि अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, तो आपको गिल्टी माना जाएगा। किसी भी एक या एक से नीचे दिए गए फॉलोइंग प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व होते तो गिल्टी माना जाएगा। ठीक है। एंड ये कब तक कंटिन्यू होएगा? सर आपका जो ये क्राइम का प्रोसीड, जब तक आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंजॉय कर रहे हो प्रोसीड्स को, तब तक किसी भी तरीके से आप इसमें इंडल्ज पाए गए तो आपको यहां पे क्या किया जाएगा? लायबल किया जाएगा। पनिशमेंट बताता है कौन? सेक्शन 4 आपका बताएगा पनिशमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आपको रिगुरस इम्प्रिजमेंट मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 7 ईयर तक यहां पे आप होगे,
प्लस लाइबल टू फाइन, अगर कुछ फाइन भी है तो फाइन भी पे करना पड़ेगा। लेकिन बाद में अमेंडमेंट आता है, जो 7 ईयर का वर्ड है उसे सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है और आगे 10 साल तक की पनिशमेंट आपको बढ़ा दी जाती है। अंडर व्हाट? अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यही करवाया? हाँ जी सर, यही करवाया आपने। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट यहां पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जो कि क्लॉज बी में है। आगे हम देखेंगे क्लॉज बी क्या है। और वो रिक्वायर है कि आपको फर्निश करना पड़ेगा डायरेक्टर, जो कि अपॉइंटेड है अंडर द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चाहे ये ट्रांजैक्शन अटेम्प्टेड है, चाहे ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड है, क्या नेचर की है, कौन सी वैल्यू का है, क्या प्रेस्क्राइब है, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। अब जो भी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड है, जो भी आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो या एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा किसके पास? डायरेक्टर के पास। और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास मेंटेन है या फर्निश कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, उसको संभाल के रखोगे, कॉन्फिडेंशियल, किसी के सामने लीक नहीं होगा वो इंफॉर्मेशन। कब तक मेंटेन करके रखना है? वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आप जो मेंटेन करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन से ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पे एंड हुआ है या आपका बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ है, वहां से 5 साल तक के लिए आप पीरियड बना के रखोगे। तो ये जो 5 ईयर का पीरियड है वो आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप, जब से बिजनेस रिलेशनशिप क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में खत्म हुआ है या जिस दिन से अकाउंट क्लोज हो गया, विच एवर इज लेटर, वो रखना पड़ेगा। आरबीआई के पास क्या पावर है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जम्प्ट कर सकती है किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को या क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी को किसी भी ऑब्लिगेशन जो कि प्रेस्क्राइब की अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। चलिए सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यहां पे हम करने वाले हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है? तो यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्ट को दो तरीके से डिफाइन किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को दो तरीके से डिफाइन किया है, एज पर सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज पर द व्हाट? एज पर द स्टैट्यूट। तो दो तरीके से हमारे पास डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी नेगोशिएशंस, कोई भी पेमेंट, कोई भी आपका यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अनकंडीशनल पेमेंट यहाँ पे कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, अंडरटेकिंग ले रहे हो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है। तो एज पर यहाँ पे सेक्शन 13 अगर मैं आपको बताऊं, एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इट मीन्स, मीनिंगफुल डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या हो गया आपका यहां पे? इट मीन्स प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपका यहां पे चेक, which are either payable to what? Payable to bearer और ऑर्डर, जो कि आपका bearer है या ऑर्डर है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे पास क्या होता है, तो एज पर स्टैच्यू अगर मैं बताऊं तो ये भी डिफाइन किया गया है, is also be defined as per custom, which includes what? Which includes which includes आपका हुंडी हो गया, रेलवे रिसीट हो गया, ठीक है, और आपका यहां पे बियरर डिवेंचर। तो ये किस में आता है हमारे पास? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन में हमारे पास आता है, ठीक है। अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है आपका फर्दर बहुत बारी अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन एक बार ही ऐसा अमेंडमेंट हुआ 2018 में
जो कि हमें 2 सेक्शंस को देता है और आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये सेवरल टाइम अमेंडमेंट हुआ है, हमारे पास बहुत पुराना एक्ट है, लेकिन 2018 में पहली बार हमारे पास अमेंडमेंट होता है और 2 सेक्शंस को हमारे पास देता है। दिस एक्ट वाज अमेंडेड several time, but on negotiable instrument Amendment Act 2018 brings 2 sections, that is section 143A एंड सेक्शन 148। यही 2 सेक्शन के ऊपर में आज का पूरा आपका चैप्टर है। ठीक है, तो आज का जो पूरा आपका चैप्टर है यही 2 सेक्शंस के ऊपर आपका होने वाला है। सेक्शन 143A क्या होता है सर, और सेक्शन 148 क्या होता है, फटाफट से इसे लिखिए, तब तक मैं क्लास को ग्रुप में भी शेयर कर देता हूं। जितने भी एस्पिरेंट जो अभी तक ज्वाइन नहीं है तो वो टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, एक बारी मुझे ग्रुप में भी शेयर करने दीजिए। चलिए, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, जितने भी एस्पिरेंट होंगे फटाफट से ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारे पास 2 सेक्शन को ब्रिंग करती है, एक सेक्शन 143A है, एक सेक्शन 148 है हमारे पास। ठीक है, तो आइए यहां पे समझते हैं सेक्शन 143A के बारे में। एक हमारे पास क्या है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन है। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल prospectively and not retrospectively। क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको। According to this provision, according to this new inserted provision, while exercising the power under section 138 by any competent court gives power to such
competent court to give order to drawer of check to pay interim compensation of 20% to pay interim compensation of 20% of check amount to the what? To the complainant। तो सेक्शन 143 ये क्या देता है आपका? ये सेक्शन सबसे पहले आपका प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंसर्टेड प्रोविजन क्या कहता है कि जब भी एक्सरसाइज करेगी पावर सेक्शन 138 के अंदर में कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो ये सेक्शन पावर देगी किसको? इस कॉम्पिटेंट कोर्ट को, कि वो ऑर्डर दे सकती है ड्रॉअर ऑफ चेक को कि पहले वो इंटरिम कंपनसेशन पे करे ऑफ 20% ऑफ द चेक अमाउंट टू दी व्हाट? टू दी कंप्लेनेंट। क्या है ये सेक्शन? एक बार एक ग्लिम्स में मैं आपको बता दूं। बेसिकली हमारे पास ये सेक्शन क्या कहता है, देखो सेक्शन 138 में क्या होता है। सेक्शन 138 में अगर मान लो एक ड्रॉअर है, उसने चेक को ड्रॉ किया है, जब वो चेक को ड्रॉ किया है और ड्यू डेट पे आके उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ना होने के कारण अगर वो क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, तो कंप्लेनेंट क्या करेगा? डिस्प्यूट फाइल करेगा, सूट फाइल करेगा अंडर सेक्शन 138 के अंदर में। तो जब भी वो सेक्शन 138 के अंदर में सूट फाइल करेगा, तो जिस भी कोर्ट के पास, जिस भी मैजिस्ट्रेट के पास यहां पे हमारे पास केस फाइल करेगा, तो यहां पे कॉम्पिटेंट कोर्ट को पावर देती है कि बिना कुछ सुने, ना तो ड्रॉअर का सुनना है ना तो कंप्लेनेंट का कुछ सुनना है, यहां पे कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास पावर है कि ड्रॉअर को सबसे पहले बोले कि भाई 20% आपको एज अ इंटरिम कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। किसको? कंप्लेनेंट को पे करना पड़ेगा। ड्रॉअर उधर से कह रहे सर मेरी बात तो सुन लो, मेरी गलती नहीं है, मेरे पास एविडेंस है, फिर भी कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट कह रही है हम कुछ नहीं सुनने वाले, पहले तो आप इंटरिम कंपनसेशन पे करो, उसके बाद ही आपकी राम कहानी सुनेंगे। तो ये सेक्शन कहां से पावर मिलती है? ये सेक्शन 143A पावर देता है उस कंपिटेंट कोर्ट को, जब भी वो चेक डिसऑनर ऑफेंस के और चेक डिसऑनर ऑफेंस रिलेटेड केस में डील करेगा, तो इस पर्टिकुलर केस में कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास पावर है कि ड्रॉअर के ऊपर 20% ऑफ इंटरिम कंपनसेशन ऑफ द चेक अमाउंट की ऑब्लिगेशन लगाया जाए। किसके ऊपर में? ड्रॉअर को ऑर्डर किया जाए कि आप यहां पे पे कीजिए। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका 143 यहां पे ए देता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू पे एंट्री कंपनसेशन ऑफ 20% ऑफ चेक अमाउंट टू द कंप्लेनेंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है आपका? सच इंटरिम कंपनसेशन shall be paid by drawer to complainant within a what? Within a 60 days of order which shall further be extend but maximum which shall further be extend but maximum more 30 days। तो 30 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा यहां पे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। आई होप आपने लिख लिया होगा। अगर आपने लिख लिया है तो मैं आगे यहां पे बढ़ रहा हूं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट यहां पे क्या कहता है?